मैं अंकित और मैं यहाँ पे एक टारगेट के साथ वीडियो बना रहा हूँ। मेरा टारगेट ये है कि क्लास 11 और क्लास 12 का BHT एंड अकाउंटिंग पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट करा दूँ। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दो, ठीक है। तो चलो, आज जो अकाउंटिंग हम लोग करने जा रहे हैं, ये अकाउंटिंग का चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में कूदने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो आपके स्कूल में तो आपको नहीं पढ़ाया जाता, पर ट्यूशन में ज़रूर पढ़ना चाहिए, यानी ऐसे इंस्टीट्यूट में तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। सुनो, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, सुनना। अगर मैं खींच तीर के तुम्हें समझाना चाहूँ तो ये बहुत लंबा खींच जाए बिना किसी मेहनत से, बट सिंपल सा एक बात समझना। ऑनर जो होता है बिजनेस का और जो बिजनेस है वो अकाउंटिंग में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हैं। अर्थात अंबानी जो हैं वो रिलायंस से अलग है, रिलायंस कंपनी से अलग है। व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अंबानी का एग्जिस्टेंस, अंबानी का एंटिटी अलग है, वहीं रिलायंस का एंटिटी अलग है। इसीलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बोलोगे कि इससे क्या, ये जान करके क्या फ़ायदा हो गया? बहुत फ़ायदा हो गया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि तुम ऑनर, जैसे सपोज करो कि किसी ने तुम्हारे बिजनेस से यानी अपने बिजनेस से कैश को निकाला, तो तुम एक अकाउंट बनाते हो जिसका नाम है विथड्रॉवल या विथड्रू अकाउंट बनाते हो ना। तो ये क्यों बना रहे हो? क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग में ऑनर को सेपरेटली ट्रीट करते हैं, देना कंपनी देना बिजनेस। समझ में आया? बिजनेस से उसको अलग देखा जाता है। और सुनो, इसी एंटिटी के चक्कर में तुम लिखते हो एसेट्स, यानी तुम्हारा बिजनेस में लगा हुआ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कैपिटल, यानी मालिक का पैसा लगा हुआ, और लाइबिलिटी। और ये यू नो वन मोर थिंग, लाइबिलिटी मतलब जो आउटसाइडर आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। एक और चीज़ समझो, तुम ना कैपिटल और लाइबिलिटी को सेम ट्रीट करते हो। कैसा ट्रीट करते हो? सेम ट्रीट करते हो। हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए तुम्हारा लगाया हुआ भी पैसा बाहर का ही है। बिजनेस क्योंकि सेपरेट है ना, तुम उसके लिए सेकंड पर्सन हो, लाइबिलिटी तो थर्ड पर्सन है। जैसे मान लो बिजनेस खुद फर्स्ट पर्सन है, तुम्हारा लगाया हुआ पैसा सेकंड पर्सन का पैसा है, और लाइबिलिटी है थर्ड पार्टी। समझ में आया? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण ही हम लोग कैपिटल और लाइबिलिटी को सेम ट्रीट करते हैं। मान लो MCQ में पूछ दिया जाए तुमसे, तो याद रखना। और इसी कारण से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और एक और चीज़ जानो, जब भी तुम कैपिटल बिजनेस में लगाओगे तो उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो तुम्हारा खुद का बिजनेस है तो उसमें तुम्हें इंटरेस्ट क्यों मिल रहा? सोचो, है ना। इंटरेस्ट किस पे मिलता है? लाइबिलिटी पे मिलता है। जब तुम किसी से उधार लो तब तुम देते हो, है ना। तो तुम्हें क्यों मिल रहा है? इसका मतलब बिजनेस तुम्हारे कैपिटल को भी एज अ लाइबिलिटी ही ट्रीट कर रहा है, पर लिख नहीं रहा। उसके लिए वो कैपिटल शब्द यूज़ कर रहा है। अब तुम पूछोगे कि इससे होना क्या है? आगे सुनो। जब भी तुम ड्राइंग करोगे कैश का, तो वो कैश में माइनस होगा और माइनस होगा कैपिटल में। समझ में आ रहा है? सपोज करो कि तुम्हें प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट से क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो तुम्हें लॉस हो गया, तो लॉस से क्या होगा? कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। इसके पीछे का रीज़न एक ही है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब चलो हम लोग आज के टॉपिक को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे सामने एक बैलेंस बना हुआ है ना। बैलेंस यानी तराजू। एक साइड में एसेट रखा हमने और एक साइड में लाइबिलिटी और कैपिटल को जोड़ करके रखा। इसी रिलेशन को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो एसेट्स है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। किसके? लाइबिलिटी और कैपिटल के सम के इक्वल है। क्योंकि तुम जो एसेट्स खरीदोगे, या तो वो तुम किसी से पैसा उधार लेके खरीदोगे या तो अपना पैसा लगा करके खरीदोगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ पे मैंने DK गोयल और बाकी इंटरनेट्स पे जो हेल्प बना वो मैंने हेल्प लिया है ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। सो नाउ सी, तुम्हारा जो एसेट्स है
वो इस इक्वेशन पे डिपेंड करता है। अब तक तुम्हारे मन में बैठ गया होगा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक, इसी पे एक क्वेश्चन हो जाए तुमसे, तुम नीचे कमेंट में बताना इसका वैल्यू क्या आएगा। सपोज करो कि एक इंसान ने 2 लाख रुपया एसेट्स लगाया, रुपया यानी कैश लगाया, ठीक है, कैश एक एसेट्स है, ठीक है। मुझे लाइबिलिटी का नहीं पता कितना है, पर हाँ मुझे कैपिटल का पता है कि वो है 1,50,000 रुपया, ये मेरा कैपिटल है। कैन यू फाइंड आउट द एसेट्स? अगर आप एसेट फाइंड आउट कर लेते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं, देख लो भाई क्वेश्चन थोड़ा देर, ठीक है। चलो, और भाई साहब देखो, जो तुम खुद का कैपिटल लगाते हो उसको ऑनर क्लेम्स कहते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कहते हैं, मतलब उस पर प्रॉफिट में मिलेगा। तुमने बिजनेस में पैसा लगाया है क्यों? ताकि तुम प्रॉफिट कमा सको, है ना। और उसके ऊपर तुम्हें सिर्फ वही नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, मिलता है ना। ठीक है, अब बात करूँ लाइबिलिटी का, तो ये आउटसाइडर क्लेम्स है, स्पेशली क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, है ना, बैंक लोन हो गया, ये सब क्या है? क्रेडिटर क्लेम्स है, यानी आउटसाइडर का लगा हुआ पैसा है। अब एसेट का मतलब क्या हो गया? जो भी रिसोर्स तुम्हारे पास है वो एसेट्स है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे स्टॉक के फॉर्म में हो, चाहे फर्नीचर के फॉर्म में हो, चाहे प्लांट्स के फॉर्म में हो, चाहे फैक्ट्री के फॉर्म में हो, चाहे वाइट बोर्ड के फॉर्म में हो, स्मार्ट बोर्ड के फॉर्म में हो। तो कोई भी चीज़, जो भी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, जो भी चीज़ है, या तो अब देखो एसेट में भी तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हम लोग, करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट के बारे में, ठीक है। करेंट एसेट बेसिकली वो चीज़ है जिसको तुम कन्वर्ट कर लेते हो कैश में विद इन अ ईयर। अब चाहे तुम उसको बेच करके कर लो, चाहे मैदा लो उससे समोसा बना के बेच के कर लो, या चाहे कोई भी रीज़न हो। वहीं पे फिक्स एसेट वो चीज़ है जिसको तुम यूज़ कर रहे हो बिजनेस में प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, और जिसका कोई ना फ्यूचर वैल्यू है, और साथ में साथ और सुनो, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को भी इंक्रीज़ करेगा और साथ ही तुम्हारे प्रॉफिट कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करेगा। सिंपल है ना, फर्म में जितना ज़्यादा गुड्स बनाओगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेल्स बढ़ रहा है, सिंपल। अब चलो एक फेज़ बाय फेज़ हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करो कि एक स्टार्टअप हुआ, यानी बिज़नेस खुला। तुम अब यहाँ पे हम लोग सब कुछ एक एक करके समझ रहे हैं। क्या है यहाँ पे? कैपिटल इंजेक्ट किया गया, यानी इन्वेस्ट किया गया, किसके थ्रू? संदीप के थ्रू। कितने का? 1 लाख का, है ना। तो तुम्हारा कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्या है? कैपिटल इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेस ऑनर टू द बिजनेस, है कि नहीं। तो यहाँ तुम्हारा कैश तो इंक्रीज़ करेगा, 1 लाख से, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारा कैपिटल भी इंक्रीज़ कर जाएगा। या मैं ऐसे कहूँ कि तुम्हारा कैपिटल इंक्रीज़ करने से तुम्हारा कैश भी इंक्रीज़ कर गया, तो बात सही है। नाउ व्हाट इज़ कैश ब्रो? एसेट्स, है ना। और वहीं कैपिटल क्या है? कैपिटल कैपिटल ही है। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे लाइबिलिटी का वैल्यू तो 0 है, बट कैपिटल और एसेट इक्वल हो जा रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ। आगे सुनो, सपोज करो कि तुमने फर्नीचर खरीदा 500 रुपये का, है ना। तो जैसे ही तुम फर्नीचर खरीदोगे 500 का, तो तुम्हारा कैश तो कम जाएगा ना। 500 का फर्नीचर तो बढ़ गया, पर कैश तो कम गया ना। इससे तुम्हारे कैपिटल पे क्या असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ेगा कैपिटल पे। इससे तुम्हारे लाइबिलिटी पे क्या असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उधार पे थोड़ी लिया, या मैंने अपने घर से थोड़ी लगाया। मैंने फर्म के यानी बिजनेस के पैसे से फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर बढ़ गया, लेकिन कैश घट गया, दैट्स ऑल। अब और एग्जांपल समझो। सपोज तुमने एसेट्स परचेज किया है, 2 जगह से परचेज कर सकते हो ना, या तो कैश से परचेज कर सकते हो, या तो उधार पे यानी क्रेडिट पे परचेज कर सकते हो। जब तुम कैश में परचेज करोगे तो तुम्हारा कैश तो घट जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा, या प्लांट्स होता तो वो बढ़ जाता, या फर्नीचर होता तो वो बढ़ जाता। व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब भी आप कैश इंक्लूडिंग बैंक, ये चीज़ दिमाग में रख लेना, बहुत काम देगा। तो जब भी आप कैश में परचेस करोगे तो आपका कैश घट जाएगा, लेकिन वहीं जो चीज़ आप परचेस कर रहे हो जैसे स्टॉक, तो स्टॉक बढ़ जाएगा। सपोज करो सेम चीज़ तुमने स्टॉक परचेस किया, तो स्टॉक तो बढ़ गया, पर तुमने उधार में परचेस किया, तो उसके चक्कर में तुम्हारा लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगा। लाइबिलिटी क्या है? उधार, आउटसाइडर का पैसा, है ना। आउटसाइडर का पैसा है ये, तो वो तो तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया, अब फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आ रहा है?
इस केस में अगर तुम देखो तो एसेट्स में जो चेंज है वो अनचेंज्ड है। ये क्यों हुआ वो तुम बताना मेरे को। और लाइबिलिटी भी अनचेंज्ड है। ठीक है, प्रूफ ही कर देता हूँ चलो। तुम जब अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हो तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखते हो, है ना। अब समझना, एसेट के अंदर तो कैश भी आता है, एसेट के अंदर तो स्टॉक भी आता है, एसेट के अंदर तो फर्नीचर भी आता है। एक चीज़ बढ़ रहा है, 50,000 से कैश मान लो घट रहा है और ये 50,000 से बढ़ रहा है, तो एसेट में नेट इफेक्ट कितना आया, मतलब पॉजिटिव 50 और नेगेटिव 50, नेट इफेक्ट कितने का आया, 0। तो इससे ना तो एसेट बढ़ेगा और ना ही एसेट घटेगा, तो एसेट्स अनचेंज ही रह जाएगा और ना ही लाइबिलिटी में कोई असर पड़ेगा। व्हेन हम सेइंग लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी यहाँ दोनों टाइप का समझ लेना, यानी एक तो कैपिटल तुम्हारा वाला लाइबिलिटी और दूसरा लाइबिलिटी रियल वाला लाइबिलिटी। वो दोनों पे चेंज कितने का पड़ेगा, 0 का, क्योंकि एसेट पे कोई नेट इफेक्ट आया ही नहीं। अब सुनो, क्रेडिट परचेज में अगर तुम गौर करो तो एसेट बढ़ जाएगा, एसेट्स बढ़ जाएगा, साथ ही साथ लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगा। तो यू कैन सी कि जब भी आप कोई चीज़ उधार पे खरीदते हो तो एसेट्स बढ़ता है और साथ ही साथ लाइबिलिटी भी बढ़ता है। लेकिन जब आप रीपे कर दोगे लाइबिलिटी को तो एसेट्स भी घटेगा और लाइबिलिटी भी घटेगा। मैंने कब बोला, रीपे के समय, रीपे यानी आप जब चुका दोगे तब। ठीक है, ऐसे ही है बाजाओ। यहाँ पे क्या है कि सपोज़ करो कि तुमने स्टॉक खरीदा था। अभी ना हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टॉक हो, किसी भी चीज़ का। सपोज़ करो 40,000 का स्टॉक है और तुमने उसे 48,000 में बेच दिया, तो यहाँ तो प्रॉफिट हो गया ना 8,000 का। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टॉक घटेगा, कैश बढ़ेगा और आपका कैपिटल भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा किसको मिलता है, फर्म के यानी बिजनेस के मालिक को। फिर से मैं बोलता हूँ, स्टॉक घटेगा, कैश बढ़ेगा और साथ ही बढ़ेगा आपका प्रॉफिट यानी कैपिटल। किसका कैपिटल, आपका कैपिटल में जा कर के वो ऐड हो जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपके पास कोई नया आइडिया हो, कुछ नया तरीके से पढ़ाने का या पढ़ने का, तो आप मुझे वो बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई। ठीक है, अब आ गया हो सेटलमेंट ऑफ डिस्काउंट अगर बात करें। ठीक है, अब सपोज करो, देखो यहाँ पे ना हम सीधा सीधा हार्ड वाले क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग हर एक इजी क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सीधा हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट 15 मिनट से ज़्यादा खींचने का भी नहीं है। ठीक है, कोशिश रहेगा कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो और आप नीचे कमेंट करें तो मैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। फिलहाल आओ यहाँ पे देखो, सपोज़ करो कि तुम रोहित नाम के एक लड़के से 50,000 का लोन लिए हुए हो, पर तुमने उसे फुल सेटलमेंट में 48,500 दे दिया। देखो, 50,000 से तो रोहित का वैल्यू घट गया और तुम्हारा कैश सिर्फ 48 से घट रहा है, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट है ना, कितने का, 1,500 का। ये प्रॉफिट जाए तो जाए कहाँ, चलो समझना। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आप लिख रहे हो, जहाँ पे आप एसेट तो रिड्यूस कर रहे हो 48 से, 48.5 से, और लाइबिलिटी आप रिड्यूस कर रहे हो 50,000 से। ठीक है, और ये व्हाट्स अबाउट कैपिटल, कैपिटल में कोई असर पड़ेगा तो हाँ पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रॉफिट हो गया आपको कितने का, 1,500 का। आप उसको क्या करोगे, आप ऐड बैक कर दोगे, कहाँ पे, कैपिटल के अंदर ऐड कर दोगे, तो ये कैपिटल को बढ़ा देगा, लाइबिलिटी को घटा देगा, एसेट्स को घटा देगा। समझ गए, सिंपल। लो यहाँ पे है लिखा हुआ, देख लो। ठीक, ये भी समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे आउटस्टैंडिंग चीज़ें क्या होती हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड। देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि बाकी है, तुम्हें देना था पर तुमने दिया नहीं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि कैपिटल को रिड्यूस कर देना है और लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर देना है, यानी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में लाइबिलिटी इंक्रीज कैपिटल रिड्यूस, है ना। तो एसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इन्हीं दोनों में सेटल हो जाएगा। 2,000 से कैपिटल घटा दो, 2,000 से बढ़ा दो। उसी तरीके से अगर प्रीपेड है, प्रीपेड यानी आपने ऑलरेडी दे रखा है, तो वो काइंड ऑफ एसेट है आपके लिए, तो एसेट को बढ़ा दो और कैश को घटा दो। अगेन नेट इफेक्ट 0। समझना, अच्छे तरीके से समझो, वीडियो रोक रोक करके देखो और समझो। अब आओ,
कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया जो आपके पहुंच से बाहर था, जैसे स्टॉक में आग लग गया, फर्नीचर में आग लग गया, जिस चीज़ पे आग लग जाए, जिस चीज़ का लॉस हो जाए उसको घटा दो और साथ ही साथ कैपिटल घटा दो। यानी जितना भी अनएक्सपेक्टेड टाइप का लॉसेस है वो दो चीज़ पे असर डालेगा, एसेट्स पे और कैपिटल पे। ये भी ट्रीटमेंट समझ गए, बहुत अच्छा। अब आओ लास्ट चीज़, तुम समझो, ज़्यादा खींचने का नहीं, इधर आ जाओ। देखो, समरी अगर हम लोग बात करें, कैपिटल कब कब इंक्रीज करेगा? जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, किसी भी चीज़ पे आपको प्रॉफिट होगा, आप किसी भी काइंड ऑफ इनकम को अर्न करोगे, चाहे वो रेंट के तौर पे हो, कमीशन के तौर पे हो, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो उसको ऐड कर दो, और डिस्काउंट भी अगर रिसीव कर रहे हो तो ऐड कर दो। वहीं पे कब ये डिक्रीज़ करेगा? जब आप पैसा निकाल लोगे, ड्राइंग करोगे, अगर लॉसेस हो चुका है किसी भी कारण से, फायर से, थेफ्ट से, तो या किसी भी टाइप का आपने एक्सपेंस पे ऑफ किया है तो। अब एसेट में अगर बात करें तो कैश से परचेस करोगे तो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा तो, या बाइंग ऑफ एसेट्स या कैश होगा तो। उसी प्रकार से लाइबिलिटी कब ट्रिगर करेगा? जब क्रेडिट परचेज होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा, या लोन टेकन होगा। तो बेसिकली ये पूरा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर था। धन्यवाद। अगला टॉपिक हम लोग कोशिश करेंगे जर्नल एंट्री पे जाएं, और यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।